जो अपने आप को छात्र कह रहे हैं, वो जाकर के स्मोक बॉम्ब्स वहाँ पर छोड़ रहे हैं। पर क्या मानसिकता होगी, कैसे उनको ट्रेन किया गया होगा, कहाँ से ये विचारधारा जन्मी? मेहनत करना छोड़कर, पुरुषार्थ करना छोड़कर वो वहाँ पर संसद पर स्मोक बॉम्ब फोड़ रहे हैं। उससे जॉब मिलेगी, उससे नौकरी मिलेगी। ये वोक एक्टिविस्ट खड़े कैसे होते हैं? लाल आतंकी कहिए या फिर वोक एक्टिविस्ट कहिए, ये विचारधारा आती कहाँ से है? यही से, चाहे वो रंग दे बसंती हो या फिर इस पर। उसमें मोदी जी ने कहा था कि भारी नक्सलवाद तो है ही, पर उससे भयानक है कलम वाला नक्सलवाद। उस कलम वाले नक्सलवाद पर सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कलम वाला नक्सलवाद ही ऐसे वामपंथी क्रिएट करता है, ऐसे वोक एक्टिविस्ट क्रिएट करता है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों आज से ठीक 22 वर्ष पहले, आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को मोहम्मद अफजल गुरु के द्वारा संसद पर आतंकी हमला किया गया था। उसके ठीक 22 वर्षों के बाद में 13 दिसंबर को ही आज संसद पर फिर से एक बार स्मोक बॉम्ब्स के द्वारा हमला किया गया। संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। 2 लोग संसद के अंदर थे और 2 लोग संसद के बाहर थे। संसद के बाहर जिन 2 लोगों को पकड़ा गया उसमें से एक महिला थी जिसका नाम नीलम कुछ बताया जा रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति भी था। उन दोनों को संसद के बाहर पकड़ा गया और वहाँ पर वो नारे वगैरह भी, वो जो महिला जिससे पकड़ा गया वो अपने आप को कथित रूप से स्टूडेंट बता रही है, और उनके द्वारा नारे लगाए गए कि भाई जॉब नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ वगैरह, इस प्रकार के नारे लगाए गए। मतलब बताइए, संसद पर हमला करके संविधान बचाओ की बात, मतलब ये अपने आप में ही कितना विरोधाभास है। चलिए, तो पकड़ा गया उन दोनों को ही। अभी लेटेस्ट मैंने न्यूज़ वगैरह तो पढ़ी नहीं, आने वाले 1-2 दिनों में पूरी बातें हमारे सामने आ ही जाएगी कि ये कहाँ से कैसे ये हमला हुआ है, करवाया गया है, जो भी है। पर जितना अभी हमें दिख रहा है, ये तो मेरे अनुसार तो जो वामपंथी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनके द्वारा ही रचा गया पूरा ये षड्यंत्र दिख रहा है भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। भारत आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक के बाद एक तरक्की करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। पूरे विश्व में किस प्रकार से भारत का डंका बजते जा रहा है। और नई संसद, ये तो भाई वामपंथियों की आंखों की किरकिरी बनी ही हुई थी। तो यही एक दिखाने का प्रयास जो भी है, मुझे तो कम से कम वामपंथियों का ही षड्यंत्र ये दिख रहा है। और ये तो क्या कहे, एक विश्व प्रचलित स्टाइल है वामपंथियों की, लेफ्टिस्टों की, संसद पर हमला करना। उनका एक प्रकार से तकिया कलाम हम इसे कह सकते हैं। सभी जगह पर हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा 2005 में वी फॉर वेंडेटा फिल्म आई थी। उसमें जो वी का कैरेक्टर है वो फिल्म के एंडिंग में क्या करता है, अपने ही देश की संसद को बम से उड़ा देता है, और उसको सेलिब्रेट किया गया है फिल्म के एंडिंग में, अपने ही देश की संसद को बम से उड़ाने को। और वही लेफ्टिस्ट और वामपंथियों के पास में कोई ऐसा इन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए कोई रियलिस्टिक ऐसी कोई बातें तो होती नहीं दिखाने के लिए, तो हमेशा वो डिस्टोपियन फ्यूचर का सहारा लेते हैं, जहाँ पर वो एक फांसीवादी सरकार दिखाई गई थी, वी फॉर वेंडेटा की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार कर रही है, और कितना सब फांसीवाद चरम पर पहुँच गया है। माइनॉरिटीज़ में विशेषतः मुस्लिम्स पर कैसे अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें उनकी रिलीजियस बुक तक नहीं पढ़ने दी जा रही। इस प्रकार के भी कुछ सीन्स आपको वी फॉर वेंडेटा में देखने को मिल जाएंगे। और फिर भी इस फांसीवादी तानाशाही सरकार के विरुद्ध वो फिर अपने ही देश की संसद को बम से उड़ा देता है। देखिए, 2001 में भारत की अगर हम बात करें तो जो संसद पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद में कोर्ट में केस चली, काफ़ी लंबी बहस देश भर में चली। जो अफजल गुरु था उसको फांसी की सज़ा देने की राष्ट्रवादी मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ जो वामपंथी थे, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वगैरह थे, वो उसको कानूनी और बौद्धिक एक शील्ड देने का, संरक्षण देने का प्रयास भी कर रहे थे। और संसद पर हमले के ठीक 5 वर्षों के बाद में 2006 में, वी फॉर वेंडेटा के अगले वर्ष 2006 में रंग दे बसंती आती है। सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्म, हमारे भगत सिंह जी की आड़ में, जो प्रखर राष्ट्रवादी थे, उनकी आड़ में जो कम्युनिस्टों का घिनौना एजेंडा है उसको पुश करने का काम किया गया। मतलब वो फिल्म तो इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और उसमें भी यही सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर जो घिनौने प्रोपेगेंडा वामपंथी चलाना चाहते हैं वो उन्होंने सारे चलाए हैं। उसकी शुरुआत का ही एक सीन आप देख लीजिए। मतलब JNU जैसा कैंपस दिखाया गया है जहाँ पर ये वामपंथी छात्र बैठ करके गांजा फूक रहे हैं, गांजा या सिगरेट जो भी था वो ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। और वहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भगवा झंडा वगैरह, गमछा वगैरह उन्होंने डाला हुआ है भगवा, वो आकर के इन बेचारे कूल जो स्टूडेंट्स है, नई जनरेशन है, उन पर वो अत्याचार कर रहे हैं। बताइए,
गांजा तक नहीं फूकने दिया जाता, ड्रिंक तक नहीं करने दिया जाता आज की कूल जनरेशन के द्वारा। तो वही राष्ट्रवादियों को घिनौना, दरिंदा, मॉन्स्टर वगैरह उन्होंने दिखाया है। और जो अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर जितना मुझे याद है, लक्ष्मण पांडे, उसका नाम वहाँ पर उन्होंने दिखाया है। और बाद में फिर उसका कैसे मन परिवर्तन हो जाता है, राष्ट्रवादी पार्टी की घिनौनी सच्चाई कैसे उसे पता चलती है, और ये सारे मिलकर के फिर वो नेता की हत्या वगैरह करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, भारत कैसे एक प्रकार इस्लामोफोबिक वगैरह है, और वो सारी बातें जो वामपंथियों की टिपिकल सी बातें होती है वो सब उन्होंने वहाँ पर दिखाई है। और यहाँ पर आश्चर्य की बात देखिए दोस्तों, रंग दे बसंती 2006 में आई थी, और स्वतंत्रता के बाद में 2006 तक देश में केवल एक बार की अगर अटल जी की सरकार हम छोड़ दें तो हमेशा सेक्युलर, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी विचारधारा की ही सरकारें रही है। कांग्रेस की ही अधिकतर सरकार देश में रही है, और उनके द्वारा जो घोटाले किए गए भाई उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद में जीप घोटाला देश ने देखा, उसके बाद में बोफोर्स देश ने देखा, और भी कई सारे अनगिनत घोटाले देश ने देखे। पर बॉलीवुड को टारगेट किसे करना था? राष्ट्रवादी पार्टी को, भगवा झंडा जिन्होंने हाथ में लिया हुआ है। और क्या इस प्रकार से किसी को कोई भ्रष्टाचारी लगता है तो इस प्रकार से हथियार हाथ में लेकर के ऐसे शूट करने से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे? ये वामपंथियों की मानसिकता है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में, वो भी भगत सिंह जी के आड़ में। भाई भगत सिंह जी विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ रहे थे, विदेशी सत्ता के विरुद्ध लड़ रहे थे, वो कोई लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे। पर वामपंथियों का लॉजिक देखिए आप। और इस प्रकार से अगर गोलियों से भुनने की बात हो, कल को किसी को कांग्रेस प्रॉब्लमेटिक लगेगी तो वो बंदूक लेकर के कांग्रेस के सारे नेताओं को गोली मार देगा। किसी को और कोई पार्टी बीजेपी प्रॉब्लमेटिक लगेगी, वो उनको बंदूक से गोलियों से उड़ा देगा। ये सोल्यूशन है क्या वामपंथियों का? पर इनका दिमाग वैसे ही चलता है, इन्हीं बातों को वो नॉर्मलाइज करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, रोमेटिसाइज करते हैं, बढ़ावा देते हैं इस मानसिकता को। रंग दे बसंती या केवल वी फॉर वेंडिटा की बात नहीं, भारत में तो भाई लाइन से ऐसी फिल्में आपको कई सारी देखने को मिल जाएंगी। अभी हाल ही में आई हुई जवान आप देख लीजिए, लाल आतंकवाद का निर्लज्जता से किया गया सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं जवान को। सो कॉल्ड सिस्टम के नाम से छाती कूट कर, उद्योगपतियों के नाम से छाती कूट कर, और अपने निकम्मेपन को छुपा कर अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, एनएजी कमांडोज को नंगा करना, एनएजी कमांडोज पर जेल की कैदियों के द्वारा ऐसे फायरिंग करवाना, इन बातों को बड़ा ऐसा रोमेटिसाइज किया है, बढ़ावा दिया है, सेलिब्रेट किया है, ये शब्द ज़्यादा उचित रहेगा इन सब बातों को उस फिल्म में। पर जहाँ से इस मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता है, खाद पानी जहाँ से इस मानसिकता को दिया जाता है, वो मेरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो है। क्योंकि ये जो नक्सली विचारधारा हो, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करना, सिस्टम के नाम से छाती कूट कर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमले को जस्टिफाई किया जाता है फिल्में बना बनाकर। हर एक समय कोई ना कोई ऐसी फिल्म आपको आते हुए देखने को मिली जाएगी। वो जो मानसिकता है ना, वो सबसे ज़्यादा भयावह है। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल शील्ड देने का जो प्रयास करते हैं अर्बन नक्सल्स, वो चाहे कला और साहित्य के क्षेत्र में बैठे हुए हो, मीडिया के क्षेत्र में बैठे हुए हो, या साहित्य जो लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, वो जो अर्बन नक्सल्स है, वामपंथी है, वो मेरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है, समस्या है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ कि बॉलीवुड, ये जो वामपंथी फिल्म मेकर्स होते हैं, ये वोक एक्टिविस्ट्स तैयार करने की फैक्ट्री है। यहाँ से ऐसे वोक एक्टिविस्ट तैयार किए जाते हैं। वो चाहे रंग दे बसंती जैसी फिल्म हो, जवान जैसी फिल्म हो, या फिर जो पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, सिस्टम के नाम से छाती कूटना, समाज के नाम से छाती कूटना, पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना, तो ऐसी जो फिल्में होती हैं उनके माध्यम से वोक एक्टिविस्ट तैयार किए जाते हैं। बच्चों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में ये बातें डाली जाती है कि आपके दुश्मन कौन है? आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, रीति रिवाज, परंपराएं, समाज, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको इनके विरुद्ध लड़ना है। आपको राष्ट्रवादियों के विरुद्ध लड़ना है। राष्ट्रवादी तो फांसीवादी होते हैं। तो वो जो बच्चा होता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाती है? सबसे बड़ा खतरा उसे कौन लगता है? उसे लगता है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, या राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की बात। अभी तो पिछले 3-4 वर्षों में वामपंथी थोड़े शांत हो गए, नहीं तो देख लीजिए 2014 के बाद में इन्होंने क्या क्या एक्टिविज्म शुरू कर दिए थे। राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर के डिबेट चल रही थी देश में। कहाँ से आई थी वो जनरेशन? कहाँ से आए थे वो युवा? उनके दिमाग में बातें डाली कहाँ से गई थी? इन्हीं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा उन बच्चों को तैयार किया गया था वोक एक्टिविस्ट्स के रूप में। और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हम राष्ट्रगान के लिए खड़े क्यों हो। वो शील्ड किनको दे रहे थे? नक्सलियों को। वो आज भी देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग आज भी उनके लिए सबसे बड़े, तो समाज के, देश के विक्टिम या सहानुभूति जिन्हें आवश्यकता है, वो तो नक्सली है, वो तो आतंकवादी है। आतंकवादियों को जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे।
बराबर ना, लगातार ऐसी फिल्में वेब सीरीज वगैरह बनती रहती है। तो ये जनरेशन एक बहुत बड़ा वामपंथी विचारधारा की मैं कह रहा हूं, उनकी सहानुभूति आतंकवादियों के प्रति है, उनकी सहानुभूति नक्सलियों के प्रति है, क्योंकि वो सिस्टम के विक्टिम लगते हैं उन्हें। और उनके लिए दुश्मन कौन है? राष्ट्रवादी, पेरेंट्स, समाज। ये मानसिकता हमें लगती है कि भाई फिल्में क्या फ़र्क पड़ता है फिल्मों के माध्यम से, पर ये इतना गहरा असर ये फिल्में समाज पर डालती है। और इसी कारण से आज देख लीजिए, इतनी भयानक जवान जैसी घिनौनी फिल्में वो उनको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी, पर एक बेटा अपने पिता की रक्षा के लिए अगर लड़ रहा है तो वो एनिमल उनको घिनौनी लग जाएगी। ये किस हद तक मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन का शिकार एक बहुत कुछ लोग हो गए हैं, क्या कहे, वामपंथी विचारधारा से ग्रसित मानसिक और बौद्धिक दिवालियापन ही कह सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई शब्द मुझे सूझ नहीं रहा। तो ये जो वोक एक्टिविस्ट तैयार करने की फैक्ट्री है बॉलीवुड, इसकी जो भयानक परिणाम है ये हमें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता है, कि वो बच्चा देख रहा है कि देश कितनी तरक्की कर रहा है, हर एक क्षेत्र में कैसे विकास कर रहा है। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, बिजली, पानी, सड़क, शौचालय ले लीजिए, भाई रास्ते ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र यार, कोई भी क्षेत्र, देश की सुरक्षा ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, जल मार्ग ले लीजिए, रास्ते, एविएशन, जो भी है, हर जगह पर भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, पर फिर भी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यही राष्ट्रवादी विचारधारा है। उसे लगता है कि आज हम बहुत बड़े पोलराइजिंग टाइम में जी रहे हैं। एलिट क्रिटिक कहते रहते हैं ना, पोलराइजिंग टाइम में आज हम जी रहे हैं, देश का विकास होना उनको पोलराइजिंग टाइम लगता है। और जब देश 2014 से पहले देख लीजिए, एक एंटनी वो क्या कहते थे कि भाई देश, हमारे पास तो पैसे ही नहीं राफेल खरीदने के लिए। आज उसके अगेंस्ट आज क्या हम सुनते हैं? नितिन गडकरी जी खुलकर कहते हैं कि भाई पैसों की कोई कमी नहीं है, लाख करोड़, 1.25 करोड़ के बड़े बड़े हमने प्रोजेक्ट हाईवे के शुरू किए हुए हैं, उनमें से कई सारे कंप्लीट भी हो गए हैं, कुछ कंप्लीट होने को आ गए हैं, कोई कमी नहीं है पैसों की। रक्षा सौदों की बात करें तो रफाइल ही नहीं, उसके अलावा इजराइल हो, रशिया हो, अमेरिका हो, कई बिलियन डॉलर्स के सौदे भारत ने किए हैं पिछले कुछ वर्षों में। कोई पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि पहले तो भाई 1.25 लाख करोड़ के घोटाले होते थे, कितने सारे घोटाले होते थे। पर जब देश में एक ईमानदार सरकार हो तो फिर पूरे सभी क्षेत्रों में देश विकास भी करता है और उसके बाद में भी कोई कमी नहीं रहती। पर फिर भी ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो अपने आप को बड़ा एजुकेटेड मानते हैं ना, ये वर्ग, उन्हें सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रवादी लगते हैं। उन्हें लगता है कि आज हम पोलराइजिंग टाइम में जी रहे हैं, और उन्हें वो समय अच्छा लगता है जब देश में इतने सारे भ्रष्टाचार हो रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आजम खान के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस से भैंसें ढूंढवाई जाती थी। आज वही उत्तर प्रदेश पुलिस बाहुबलियों पर, वहाँ पर जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, अपराधी है, उनका इनकाउंटर कर रही है, उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो माफिया अपराध वर्ग, उन पर किस प्रकार से कार्रवाई हुई है, किस प्रकार से सुरक्षा बढ़ी है। पर फिर भी वो बातें ना भाई, फिर भी पोलराइजिंग टाइम है। हम तो जो भैंसे ढूंढवाते थे पुलिस से, उनको फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं। और ये एजुकेटेड क्लास, एजुकेटेड वर्ग, ज़्यादातर उनकी ये माइंडसेट है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर अधिकतर मैं देखता हूँ जो सो कॉल्ड एलिट्स, वोक्स वगैरह, क्रिटिक्स विशेषता, उनकी बातें मैं सुनता हूँ तो डर लगता है सच में कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में रिव्यू करते हैं, और उनके इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी बात उनके दिमाग में बैठती नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर हम बाहर से देखते हैं संसद पर हमला हुआ, जो अपने आप को छात्र कह रहे हैं, वो जाकर के स्मोक बॉम्ब्स वहाँ पर छोड़ रहे हैं। पर क्या मानसिकता होगी, कैसे उनको ट्रेन किया गया होगा, कहाँ से ये विचारधारा जन्मी? मेहनत करना छोड़कर, पुरुषार्थ करना छोड़कर वो वहाँ पर संसद पर स्मोक बॉम्ब फोड़ रहे हैं। उससे जॉब मिलेगी, उससे नौकरी मिलेगी। ये वोक एक्टिविस्ट खड़े कैसे होते हैं? लाल आतंकी कहिए या फिर वोक एक्टिविस्ट कहिए, ये विचारधारा आती कहाँ से है? यही से, चाहे वो रंग दे बसंती हो या फिर इस प्रकार की विचारधारा की फिल्में हो, साहित्य हो, वहाँ से धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में ये विचारधारा क्रिएट की जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, इस पर हमें सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बात मोदी जी ने भी कही थी, अभी मैं वो वीडियो भी आपको दिखाया था मोदी जी का, देश भर के सभी गृह मंत्रियों के साथ में उनकी जो भी वार्तालाप हुआ था, उसमें मोदी जी ने कहा था कि भारी नक्सलवाद तो है ही, पर उससे भयानक है कलम वाला नक्सलवाद। उस कलम वाले नक्सलवाद पर
सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कलम वाला नक्सलवाद ही ऐसे वामपंथी क्रिएट करता है, ऐसे वोक एक्टिविस्ट क्रिएट करता है। वो मेहनत और पुरुषार्थ छोड़ करके फिर ऐसे स्मोक बॉम्ब फोड़कर वो अपने आप को बड़ा कुछ रिवोल्यूशनरी, बड़ा क्रांतिकारी वो अपने आप को मानने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप बस एक भोग वासना वाला जीवन जीते ना, वामपंथी या ये लिबरल्स, वोक्स, तथाकथित फेमिनिस्ट्स, ये कम्युनिस्ट वगैरह क्या बताते हैं बच्चों को कि ये रीति रिवाज, परंपराएं, संयम, सदाचार, ये सब फालतू की बातें हैं। 4 दिन की जिंदगी है, कल किसने देखा है, मौत से जियो, खुलकर जियो, अपने टर्म्स पर लाइफ जियो। पेरेंट्स कौन होते हैं, समाज कौन होता है, अपने टर्म्स पर लाइफ जियो। सपनों के पीछे भागो तो अपने कर्तव्य सब बातें भूल करके, हाँ, अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके, पेरेंट्स वगैरह जो कुछ भी उन भूल कर बस सपनों के पीछे भागो। हम तो कल किसने देखा है भाई, अपने टर्म्स पर लाइफ जीना है। और ये करके उन बच्चों का, युवाओं का जो सबसे अमूल्य समय होता है ना जीवन का, वो बर्बाद कर दिया जाता है वामपंथियों के द्वारा। और वो बर्बाद होने के बाद में फिर जब वही युवा, वही बच्चे देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, भय है, शोक है, चिंता है, अंधकारमय भविष्य दिख रहा है, अब इसके बाद में करे क्या, अपनी गलती तो नहीं ढूंढ सकते ना, फिर दूसरों के नाम से छाती कूटना, सिस्टम, पेरेंट्स, समाज, देश, रीति रिवाज, परंपराएं, और उनके विरुद्ध फिर नारे लगाओ, ढपली बजाओ, एक्टिविज्म करो। तो इसी प्रकार से ये वामपंथ एक पूरी जनरेशन को खा जाता है। तो ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।